हमारी गली में एक फेरी वाला रोज कालीन बेचने आता था। वह जब भी हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता और कहता आ जाओ कालीन ले लो। तो एक बार मैंने सोचा देखो तो सही, आखिर इसका सामान कैसा है। मैंने उसे घर के अंदर बुला लिया। उसने पता नहीं मुझे क्या सूंघने को दिया। मैं बेहोश हो गई। फिर उसने मेरे साथ। मैं एक ऐसे इलाके में रहती थी जहाँ अक्सर औरतें घर में रहती थी और पति बाहर कमाने के लिए जाते थे। मेरी शादी भी 1 साल पहले हुई थी और शादी के फौरन बाद मेरे पति कमाने के लिए दूसरे देश जा चुके थे। मैं दिन रात उन्हें याद करके रोती रहती थी क्योंकि मेरे पति के बगैर मेरा गुजारा नहीं था। मेरा पति बस शादी के बाद 1 महीने तक मेरे साथ रहे थे। उसके बाद वह जल्द आने वाले वादा करके मुझे बूढ़े सास ससुर की सेवा के लिए यहाँ छोड़कर चले गए। जब भी मेरे पति से मेरी बात होती मैं उनसे यही जिद करती थी कि वह मुझे भी अपने पास बुला ले, मगर यह उनके लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। वह वहाँ एक कमरे में 10 लोगों के साथ रह रहे थे क्योंकि वह जो कुछ भी कमाते थे यहाँ भेज देते थे। इसी वजह से वह वहाँ बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे। इसलिए वह मुझे वहाँ बुलाने से कतराते थे और ना ही खुद यहाँ पर आ सकते थे क्योंकि वहाँ उन्हें अच्छी खासी नौकरी मिली हुई थी। ऐसे में इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर यहाँ आना बेवकूफ़ी थी। जब भी उनसे फ़ोन पर बात होती मैं उनसे यही बात करती थी कि वह यहाँ आ जाएं। मुझसे अब उसके बिना नहीं रहा जा सकता। वह बाहर मुझे तसल्ली दे देते वह हर बार मुझे तसल्ली दे देते कि वह जल्दी आ जाएंगे, मगर देखते ही देखते 3 साल का वक्त गुजर गया मगर मेरे पति का वादा वफा न हो सका। मैं दिन रात अपने पति से जुदाई की आग में जलती रहती थी मगर किसी को भी मेरे जज्बात की कोई फिक्र नहीं थी, बल्कि सभी मुझसे समझाने लगते कि उसे वहाँ तंग ना किया करो, वह जल्द ही आ जाएगा। मगर कोई भी यह नहीं देखता था कि मेरे साथ किस कदर जुल्म हो रहा है। शादी के 1 महीने बाद ही मुझे अपने पति से जुदाई की सज़ा भुगतनी पड़ी थी। मैं बहुत खूबसूरत और जवान थी। मेरे अंदर भी ऐसा सातों जज्बात थे जो हर वक्त मुझे बेचैन किए रखते थे। मेरा भी दिल चाहता था कि मैं भी अपने पति के साथ वक्त गुजारूं, मगर मैं यह सब सोचकर बस ठंडी आ भरकर रह जाती थी। मैं जब भी किसी नए शादीशुदा जोड़े को देखती तो एक दूसरे को प्यार से भरी नज़रों से देख रहे होते और एक दूसरे के साथ प्यार भरी अटके लिया करते थे। मेरे अंदर शिद्दत से जज्बात का तूफान उमड़ आता था और मैं अपने पति की एक नज़र के लिए बेकरार हो जाया करती थी। मगर मेरे पति तो जैसे दूसरे मुल्क में रहकर एक मशीन ही बन चुके थे। मुझसे बस काम की बात करके फ़ोन बंद किया करते थे। मैं उनसे प्यार भरी बातें करने की कोशिश करती तो मुझे टाल दिया करते थे। वहाँ मेरे पति को मेरे जज्बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और यहाँ मैं अपने पति के लिए दिन रात तड़प रही थी। अब मेरे सब्र का बांध भी टूटने लगा था। पहले पहल तो मेरे पति मुझसे फ़ोन पर बहुत सी प्यारी भरी बातें करते थे जो एक अलग ही अंदाज में मेरे दिल को धड़काया जाया करती थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वह मेरी तरफ से बिल्कुल भी लापरवाह होते जा रहे थे। अब तो कई कई दिन गुजर जाते थे, वह मुझसे फ़ोन पर बात ही नहीं करते थे और प्यार भरी बातें करना तो फिर भी दूर की बात है। मैं बूढ़े सास ससुर की सेवा करके एकदम से बेजान हो चुकी थी। एक जवान औरत जिसके दिल में हजारों ख्वाहिशें हो, उसे अपने पति से दूर करके बूढ़े सास ससुर की सेवा को मजबूर कर दिया जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। मेरे भी दिन रात इंतहा बेचैनी में बसर हो रहे थे। दिन रात जैसे तैसे कदमों में व्यस्त रखकर कट जाया करता था, मगर मुझसे रात कटनी मुश्किल हो जाती थी और मेरा जिस पति का प्यार पाने के लिए मचल उठता था, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर पति से प्यार भरी बातें करने के लिए उन्हें फ़ोन करती तो वहाँ वक्त का फ़र्क होने की वजह से वहाँ दिन हो रहा होता है और वह उस वक्त काम में व्यस्त होते थे, तो इसलिए अक्सर तो वह मेरा फ़ोन उठाते ही नहीं थे। अगर कभी गलती से मेरा फ़ोन उठा भी लेते तो 2-3 बातें करके जल्दी फ़ोन रख दिया करते थे और मैं उनकी इस हरकत पर ठंडी आह भरती थी। मैं अपने दिल की बातें किसी को भी बता भी नहीं सकती थी क्योंकि कोई भी यह बात नहीं समझ सकता था कि पति से जुदाई एक औरत की जवानी को कैसे निकल जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मैं वक्त के साथ और भी बेचैन रहने लगी थी। मेरा किसी भी काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं बुझे दिल के साथ साथ ससुर की सेवा करती थी
वह लोग बूढ़े थे, दोनों ही अपनी जगह बैठे रहते थे। मुझे अक्सर अपने माँ बाप पर भी गुस्सा आता था, जिन्होंने बगैर देखे ताक उठाकर मेरी शादी कर दी थी, और अब मैं यहाँ हर वक्त अपने पति के लिए तड़पती रहती थी। बूढ़े सास ससुर को देख देख कर मेरा दिल खराब होता रहता था। मेरी जिंदगी में कोई भी रौनक नहीं थी। मैं एक वीरान जिंदगी बसर कर रही थी, जहाँ अपनी ख्वाहिश को मारकर जीना ही असल फन था। मेरा दिल हर चीज़ से उबता जा रहा था। पति से जुदाई को चौथा साल लग चुका था, मगर अब भी मेरे पति के आने का कोई इरादा ही नहीं था, क्योंकि पति यहाँ थे नहीं और बूढ़े सास ससुर घर से नहीं निकल सकते थे। तो घर की और घर के बाहर के कामों की जिम्मेदारी मेरे ही सर पर थी। मैं अक्सर राशन लेने के लिए मोहल्ले में बनी किराने की दुकान पर जाती, तो वह आदमी मुझसे फ्री होने की कोशिश करता। अक्सर राशन मेरे हाथ में पकड़ाते हुए अपना हाथ मेरे हाथ से टच कर दिया करता था, मगर मैं उसे उसकी इस हरकत पर कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मुझे उसकी हरकत धीरे धीरे अच्छी लगने लगी थी। उसकी इस तरह से छेड़ने पर मेरे दिल में हजारों ख्वाहिशें एकदम ही बेजान हो जाया करती थी, और मेरे जिस्म का खून सिमटकर मेरे चेहरे पर छलकने लगता था। उस आदमी को भी बहुत अच्छे से समझ था कि एक औरत की नफ्स क्या होती है। वह बहुत अच्छे से जानता था कि मेरा पति शादी के 1 महीने बाद ही मुझे छोड़कर जा चुका था। जब वह राशन देते हुए इस तरह की हरकतें करता था, मुझे उसकी दुकान पर कोई नहीं होता था, तो वह मुझसे जुबानी बातें करता था, जिन्हें सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से धड़क जाया करता था। और अब तो वह मेरा हाथ भी पकड़ने लगा था, मगर मैं जाने क्यों उसे इन सब बातों से मना नहीं कर पाती थी। वह जब मेरे साथ यह सब कुछ कर रहा होता तो मैं बिल्कुल अनजान बन जाया करती थी। मैं उसकी इस सारी बातों का मतलब बखूबी समझ रही थी, मगर कोई भी कदम उठाते हुए डर रही थी, क्योंकि जिस मोहल्ले में मैं रहती थी वहाँ औरतें अपने घरों से ज़्यादा दूसरों के घरों की खबर रखती थी। इसलिए मैं बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, मगर जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ होता जा रहा था। वह जब मुझसे मजाक बातें करता और मेरी हुस्न की तारीफ करता, तो मैं घर आकर उसकी बातों को घंटों सोचा करती थी। मैं जाने कितने ही घंटे तक गुमसुम रहती थी, और मैं खुद को इस सब से बचाने के लिए अपने पति को फ़ोन करती, तो वह इंतहा बेजान के साथ चंद बातें करके फ़ोन रख देते थे। उन दोनों ने मेरी ज़िंदगी बेहद मुश्किल करके रखी हुई थी। एक तरफ मेरा पति मुझसे पूरी तरह बेगाना हो चुका था, तो दूसरी तरफ एक गैर आदमी मेरे हुस्न की तारीफ करता था और इशारों में बताता था कि वह मेरी मोहब्बत पाने के लिए तड़प रहा है। राशन लेते हुए कभी मेरा हाथ पकड़ लेता, तो कभी उसका हाथ मेरी कमर पर लग जाता था, मगर मुझे उसकी किसी भी हरकत का बुरा नहीं लगता था, बल्कि उसकी यह सारी हरकतें मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दिया करती थी। हर आदमी की नज़रों में मेरी तड़प होती थी। हर कोई मेरे हुस्न को सराहना चाहता था। मैं मर्दों की बोलती हुई निगाहों को बहुत अच्छे से समझने लगी थी। मेरा दिल मुझे इस बात पर उकसाता कि कब तक मैं अपने पति का यूं बैठी इंतज़ार कर सकती हूँ और अपने दिल की ख्वाहिशों का गला घोंटते रहूँगी, मगर फिर भी मेरा ज़मीर मुझे डांट झपट कर खामोश करवा देता था। मैं दिलो दिमाग की इस जंग में पूरी तरह से फंस चुकी थी। दिल कहता था कि मैं कब तक इसी तरह सिसककर ज़िंदगी गुजारती रहूँगी। अगर मेरे पति को मेरी कोई परवाह नहीं है, तो मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। मगर मेरा ज़मीर मुझे मेरा इस सोच पर लानत मलाल करता रहता था, मगर मेरा दिल अब मेरे बस में नहीं था। मैंने खुद को बहुत संभाले रखने की कोशिश की थी, मगर हर वक्त की सोचों ने मेरी ज़िंदगी अजीर कर दी थी। किराए की दुकान वाले आदमी के हाथ जब मेरे कमर पर रेंगते, तो मुझ में अजीब सी ख्वाहिशें को पैदा कर देते। मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से अपना आप संभालती हुई वापस घर में आती थी, और हर बार सोचती कि मैं दोबारा उसकी दुकान पर नहीं जाऊँगी, मगर हर बार मैं अपने दिल के मजबूर करने की उसकी दुकान पर चली जाया करती थी। वह भी जैसे मेरे दिल की बात को बड़े अच्छे से समझ गया था। मुझे देखते ही उसकी बाँझें खुल जाया करती थी, जैसे वह भी जान गया था कि मेरे अंदर लगी आग को किस तरह से बुझाया जा सकता है। मर्द मेरे जैसी औरतों की कमजोरी से घर अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। कभी हम जैसी औरतें जिनके पति कमाने के लिए सालों तक बाहर रहते हैं, ऐसे मर्दों के लिए आसान शिकार होती हैं। हमारी गली में एक फेरी वाला आता था। वह कालीन बेचा करता था।
मोहल्ले की अक्सर औरतें उससे कालीन खरीद लिया करती थी। उसके पास बहुत अच्छे और सस्ते दामों में कालीन होते थे। मैं अक्सर अपने घर की खिड़की से उस आदमी को देखा करती। वहाँ ऊंचा लंबा मर्द था और इंतहा खूबसूरत भी था। मैं अक्सर अपने ख्वाबों में खुद को उसके साथ मेल करती थी और फिर एक झरझर लेकर अपने ख्वाबों से बाहर आ जाया करती थी। मेरा दिल उस फेरी वालों की तरफ खिंचा चला जा रहा था। वो फेरी वाला जब भी हमारी गली में आता, हमारे दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो जाया करता था और आवाज़ें लगाते कि आ जाओ कालीन ले लो। मैं अक्सर उसकी इस तरह आवाज़ें लगाने पर हैरान हो जाया करती थी। वह फेरी वाला जब भी हमारी गली में आता, मैं फौरन से अपनी खिड़की में आ जाया करती और उस फेरी वाले को देखा करती थी। पहले पहल तो उस फेरी वाले ने मुझे नहीं देखा, मगर धीरे धीरे वह भी मुझे देखने लगा था। एक दिन उस फेरी वाले ने मेरे घर के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाई तो मैं फौरन से अपनी खिड़की की तरफ गई। मैं उस वक्त काम कर रही थी और दुपट्टे के बगैर थी। किचन में काम करते हुए पसीने से मेरी कमीज बिल्कुल तर हो चुकी थी, मगर मैं अपने हुलिये से बेनियाज उस फेरी की आवाज़ सब काम छोड़कर खिड़की में आकर खड़ी हो गई। उस दिन उस फेरी वाले ने पहली बार मेरी तरफ देखा था। उसने भरपूर नज़रों से मेरी तरफ देखा तो उस वक्त मुझे अपने हुलिये के एहसास हुआ था। मैं फौरन ही खिड़की से हट गई और अंदर कमरे में आ गई। उस फेरी वालों को मुझ इस तरह से देखना मेरा अंदर हजारों ख्वाहिशों को पैदा कर रहा था। उस फेरी वालों की नज़रें मेरे चेहरे पर नहीं थी। उसे मेरे चेहरे के हुस्न से कोई लेना देना नहीं था और मेरे जिस्म को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था। मैं समझ चुकी थी कि मैं इस कदर खूबसूरत हूँ कि किसी भी आदमी को मिनटों में अपना दीवाना कर सकती हूँ। वह फेरी वाला अब जल्द जल्द हमारी गली में आने लगा था। उसकी आवाज़ सुनकर मैं सारे काम छोड़कर खिड़की में खड़ी हो जाया करती थी। मैं जानबूझकर बारीक कपड़े पहनती ताकि वह मेरी तरफ जल्द ही घायल हो जाए। वह मोहल्ले में आकर सबसे पहले मेरे दरवाजे के बाहर ही आकर खड़ा हो जाया करता था और आवाज़ें लगाता था। उस फेरी वाले की आवाज़ों पर मेरा दिल बड़ी जोर से धड़कता था। इस फेरी वाले ने अपनी मर्दाना वजाहत से मेरे दिल में घर कर लिया था। अब मैं हर वक्त अपने पति को याद नहीं करती थी, बल्कि अब मेरा ध्यान इस कालीन बेचने वाले आदमी में अटका रहने लगा था। अभी तक हमारे दरमियान सिर्फ इशारों किनारों में ही आंखों की जुबान में बातें हो रही थी। इससे आगे बढ़ने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन रोज दिन के मुताबिक वह कालीन बेचने वाला फेरी वाला मोहल्ले में आया तो मैं फौरन से खिड़की की तरफ गई तो देखा कि हमारे सामने 3 घर छोड़कर जो औरत रहती है वह उस आदमी को अपने घर में बुला रही थी। वह फेरी वाला अपने कालीन उठाकर उस घर के अंदर चला गया। मुझे बेहद हैरानी हुई कि उन्होंने उस आदमी को अपने घर के अंदर क्यों बुला लिया, जबकि उस वक्त तो उसके पति भी घर में ही मौजूद थे। कुछ देर बाद वह फेरी वाला घर से बाहर निकला तो उसके पास से एक कालीन कम था। मैं समझ गई कि उन्होंने उस आदमी को कालीन नापने के लिए घर बुलाया होगा। अब मैं भी हर वक्त इसी टोह में रहने लगी कि मैं भी किसी तरह से इस फेरी वाले को कालीन खरीदने के बहाने घर में बुला लूं, मगर यह मेरे लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि घर में हर वक्त मेरे सास ससुर मौजूद होते थे और उनकी मौजूदगी में मैं उस फेरी वाले को घर के अंदर नहीं बुला सकती थी। मेरा ज़मीर मुझे इस बात पर लानत मलानत करता रहता, मगर मैं यह सोचकर अपने दिल को तसल्ली देती रहती थी कि मैं तो बस उसका सामान देखने के लिए उसको घर में बुलाऊंगी। बस मुझे अपने सास ससुर के घर से बाहर जाने का इंतज़ार था ताकि मुझे यह मौका मिल सके, और एक दिन मुझे यह मौका मिल ही गया। मेरी बड़ी ननंद की तबीयत बेहद ख़राब थी। उसने मेरे सास ससुर को खबर भेजा कि वह इनसे मिलना चाहती है। मेरे सास बेटी की तबीयत का सुनकर पूरी तरह से बेचैन हो गई और अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़पने लगी। इसलिए मेरे ससुर ने उन्हें अपनी बेटी से मिलाने के लिए बुलवाया। उन्होंने मुझसे कहा कि वह अगले दिन वापस आ जाएंगे। मेरी सास ने तो मुझे भी अपने साथ चलने के लिए बेहद जोर दिया था, मगर मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया और अपनी तबीयत की खराबी का बहाना बना दिया और उन्हें तसल्ली दी कि एक दिन की तो बात है, मैं घर में अकेले रह जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें राज़ी करके
घर से भेजा था, क्योंकि वह किसी भी सूरत मुझे अकेले छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं थी। मेरे ससुर शाम होती ही बेटी के घर जाने के लिए रवाना हो गए और मैं घर में अकेली रह गई। और अब मुझे अकेले दिन का बेचैनी से इंतजार था। और मैं सोचने लगी कि काश वह फेरी वाला कल आ जाए। बड़ी मुश्किल से मेरी रात कटी थी और अगले दिन का सूरज निकला हुआ था। मैं सुबह से ही खिड़की के बार बार चक्कर लगा रही थी और देख रही थी कि वह फेरी वाला अभी तक नहीं आया। दोपहर होते ही पूरी गली में सन्नाटा छा गया था। आज मैंने जानबूझकर इंतहा बारीक कपड़े पहने थे ताकि मैं उस फेरी वाले को अपनी तरफ घायल कर लूं। दोपहर होते ही गली में उस फेरी वाले की आवाज़ आई। मैं उस वक्त खिड़की में ही खड़ी थी। मैंने फौरन से अपना दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा और उस फेरी वाले को आवाज़ दी। उन्होंने हैरान नज़रों से मेरे जिस्म को देखने लगा। मैंने इंतहा चुस्त कपड़े पहने थे। आज मैं अपने दिल के हाथों पूरी तरह से मजबूर हो गई और अपने ज़मीर को सुला चुकी थी। मैंने खुद को हजार बहाने बनाकर चुप किया था ताकि मेरा ज़मीर दोबारा ना जाग जाए और मुझे लानत ना कर सके। मैंने उस फेरी वाले आदमी से कहा कि मुझे कालीन खरीदना है। उस आदमी ने सारे कालीन ज़मीन पर रखे और मुझसे कहा कि कौन सा कालीन पसंद है वही खुलवा लो। मैंने उससे कहा कि मैं घर में कालीन बिछाकर देखूंगी, फिर बताऊंगी। उस आदमी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और मैं उसके सामने बनी खड़ी थी। मैं चाह रही थी कि वह जल्द जल्द घर के अंदर आ जाए ताकि मोहल्ले में किसी की भी नज़र उस पर न पड़े। और वैसे भी उस वक्त दोपहर थी, हर कोई अपने घर में आराम कर रहा था। वह आदमी समझ गया था कि मैं उससे क्या चाहती हूँ। मैंने जानकर जाकर दरवाज़ा खोल दिया और वह अपना सारा सामान लेकर घर के अंदर आ गया। उसने अपना सामान एक कोने पर रखा और मुझसे कहा कि कालीन कहाँ बिछाना है। मैंने अपने कमरे की तरफ इशारा किया और उससे कहा कि उस कमरे में कालीन बिछाना है। वह बहुत अच्छे से मेरी बातों का मतलब समझ रहा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या घर में कोई मौजूद है। मैंने उससे कहा कि इस वक्त मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे सास ससुर रात में घर वापस आएंगे। मेरी बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने मुझसे कहा कि मुझे दिखा दे कहाँ कालीन बिछाना है। मैं उसे अपने साथ लेकर अपने कमरे में आ गई। वो पहले कमरे में गया और मैं झट से उसके पीछे गई। कमरे में जाते ही उसके कालीन को एक कोने में रखा और मेरी तरफ धड़कते दिल के साथ वह आया। मेरी आंखों में ख्वाहिशों के हजारों दीप जल उठे थे। वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया था। उसे अपने इतना करीब देखकर मेरा दिल एक अजीब अंदाज से धड़कने लगा था। मैं बुरी तरह से बेचैन होने लगी थी। मैं उसकी आंखों में देख रही थी। उसे मेरी आंखों में जज्बात का ठाक मारता समंदर दिख रहा था, जबकि उसकी आंखें हर तरह के जज्बे से अनजान थी। मैंने चौंक कर उसकी आंखों में देखा, मगर अचानक ही उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने सोचा कि मेरी ख्वाहिशों के पूरे होने का वक्त आ गया है। मैंने शर्म के साथ अपनी आंखें बंद कर ली, मगर अचानक ही उसने मुझे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। मैंने हैरत से आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। अब वह मेरे ही दुपट्टे से मेरे हाथ बांध रहा था। कुछ वक्त के लिए मेरे सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो गई। जब मुझे होश आया तो वह मुझे बांध चुका था। मैं पूरी तरह से मचलने लगी और खुद को खुलवाने की कोशिश करने लगी, मगर उसने जाने मुझे क्या सुंघाया। मैं बेहोश हो गई और जाने कब तक बेहोश रही। जब मुझे होश आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने मुझे बेहोश करके पूरे घर का सफाया कर दिया था। जब मुझे होश आया तो मेरे सास ससुर मेरे सिराने खड़े थे। मेरा सर इस कदर चकरा रहा था कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। जब मैंने देखा कि वह आदमी तो मुझे बेहोश करके हमारी सारी जमा पूंजी लेकर फरार हो गया है, डर के मारे मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। मेरी जुबान जैसे बंद सी हो गई थी। मेरे सास ससुर मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, घर में कौन आया था, मगर मैं उन्हें कैसे बताती कि एक कालीन बेचने वाले को मैंने खुद ही घर में बुलाया था। मैंने नहीं में सर हिला दिया और अपने सास ससुर को कहा कि मुझे कुछ खबर नहीं, घर में कौन आया था, मैं कब बेहोश हुई इस बारे में भी मुझे कुछ खबर नहीं। कब उन्होंने देखा कि इस सारे मामले से बेहद परेशान हो गए थे तो उन्होंने मुझसे और सवाल नहीं किए और खामोश हो गए। मेरे पति को जब यह सब बात पता चला तो वह भी परेशान हो गए थे। वह भी मुझसे पूछताछ कर रहे थे, मगर मेरे होठों पर छुप के मुहर लग गई थी। मैं किसी को भी कुछ नहीं पा रही थी।
उस दिन के बाद से वह कालीन बेचने वाला मुझे दोबारा इस किले में दिखाई नहीं दिया। मैंने घर से बाहर निकलना पूरी तौर पर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अपनी गलती के एहसास हो चुका है। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी जैसी गलती कभी ना करें और अपना इज्जत बचा के रखें। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।